गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है इंडिया सेशल्स रिलेशंस। ये टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो पीएम मोदी जो है 3 डे विजिट पर हैं सेशल्स के, ताकि आइलैंड नेशन की जो 50th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन है उसे अटेंड कर सके एज गेस्ट ऑफ ऑनर। अब अगर हम दोनों कंट्रीज़ के बीच में कनेक्शन देखें तो कंट्री जो है सेशल्स उससे भी पुराना कनेक्शन है। इनफैक्ट 1770 में 5 इंडियंस वहाँ पर प्लांटेशन वर्कर्स की तरह पहुँचे थे, और वो कहा जाता है कि वो आइलैंड के फर्स्ट इनहेबिटेंट्स में से एक है। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन अगर हम वहाँ देखें तो 5% ऑफ टोटल पॉपुलेशन का वो पार्ट है। मतलब पीआईओ पॉपुलेशन वहाँ पर 6,000 है, जबकि पूरी कंट्री की पॉपुलेशन 1,20,000 है। और मोस्टली जो है ये गुजराती और तमिल कम्युनिटीज़ को बिलोंग करते हैं। अब अगर हम देखें तो स्टडी फ्लो ऑफ इंडियंस रहा 20th सेंचुरी में। ब्रिटिश का रूल के टाइम पर सेशल्स को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से गवर्न किया जाता था, लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद डिप्लोमेटिक टाइज 1976 में एस्टैब्लिश हुए, जब सेशल्स को इंडिपेंडेंस मिली। ठीक है, कल्चरल कॉन्टैक्ट जो है वो लार्जली कम्युनिटी ड्रिवन रहा है, डायस्पोरा सपोर्टेड। और इंडिया जो है वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड डेवलपमेंट पार्टनर्स है सेशल्स का। 1% से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वहाँ पर प्रोफेशनल ट्रेनिंग इंडिया में लेती है वहाँ की। न्यू दिल्ली ने लाइंस ऑफ क्रेडिट और ग्रांट्स ऑफ फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक्सटेंड किया हुआ है। 2026 में स्पेशल इकोनॉमिक पैकेज जो है $175 मिलियन का अनाउंस किया गया था प्राइम मिनिस्टर द्वारा। इंडिया जो है एक प्रीमियर मेडिकल टूरिज्म डेस्टिनेशन भी है सेशल्स के लिए। ठीक है, खासकर जब वो चेन्नई में आकर अपनी जो है वो इलाज कराते हैं। सेशल्स जो है वो कॉर्नर स्टोन है इंडिया के ग्लोबल साउथ स्ट्रेटजी का भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूएनएचआरसी रिपोर्ट ऑन गाजा। टॉपिक इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो एक यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल की कमीशन ऑफ इंक्वायरी की रिपोर्ट में ये कंक्लूड किया गया कि इसराइल ने डेलिबरेटली टारगेट किया पैलेस्टीन के चिल्ड्रन को गाजा में। तो ये एक तरह से पैटर्न्स हैं जो जिनका जेनोसाइडल इंटेंट दिखता है। रिपोर्ट जो है वो यूएन के इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल कमीशन ऑफ इंक्वायरी से आ रही है, जो कि पैलेस्टीनियन टेरिटरी पर बनाया गया 2021 में एक यूएनएचआरसी के रेजोल्यूशन के हिसाब से। ठीक है, इसको करंटली जो है वो इंडिया के ही जो है जस्टिस एस मुरलीधर जो है वो चेयर कर रहे हैं, और ये कोई ऐसी पहली फाइंडिंग नहीं है। ठीक है, इससे पहले भी कई बार कई रिपोर्ट्स में ये फाइंड हो चुका है कि जेनोसाइडल इंटेंट था इसराइल का। अब रिपोर्ट ने क्या फाइंड किया है? सेंट्रल आर्गूमेंट ये है कि चिल्ड्रन जो है वो इंसिडेंटल विक्टिम्स नहीं थे, उनको डायरेक्टली टारगेट किया गया। कमीशन ने कहा कि चिल्ड्रन को चिल्ड्रन जो है सेंट्रल होते हैं सर्वाइवल और कॉन्टिन्यूटी ऑफ पैलेस्टीनियन ग्रुप्स के लिए, लेकिन जो है उनको टारगेट किया गया, तो मतलब आपका जेनोसाइडल इंटेंट है। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जिनको इंटरव्यू किया गया उन्होंने कहा कि एक कंसिस्टेंट पैटर्न है कि चिल्ड्रन को सिंगल गन शॉट वुंड्स लगी, क्वाडकॉप्टर्स या स्नाइपर्स ने मारा उन्हें। और अक्टूबर 2025 के सीज़ फायर जो हुआ इसराइल और हमास में, उसमें भी जो है वो किलिंग्स रोकी नहीं गई। और जो है रिपोर्ट में डॉक्यूमेंट किया गया है टॉर्चर ऑफ चिल्ड्रन जब अरेस्ट और डिटेंशन के टाइम पर। और इसमें अलेज किया गया कि इजरायली फोर्सेस जो है वो टारगेट कर रही हैं स्कूल्स और ऑर्फनेजेस को भी। ओके, अब जो यूएन का जेनोसाइड कन्वेंशन है वो डिफाइन करता है जेनोसाइड कोई भी ऐसा एक्ट जो इंटेंट के साथ किया जाता है कि डिस्ट्रॉय या को फुली या जो है इन पार्ट डिस्ट्रॉय करो एक नेशनल एथनिकल रेशियल या रिलीजियस ग्रुप को। तो इसके अंदर जैसे आप 5 लिस्टेड एक्ट्स हैं, जैसे आप लगा लो किलिंग मेंबर्स ऑफ द ग्रुप, या फिर सीरियस बॉडीली या मेंटल हार्म करना उन मेंबर्स ऑफ ग्रुप को। ठीक है, तो क्रूशल पॉइंट ये है इसमें कि जेनोसाइड को प्रूव करना कि वो इंटेंट के साथ किया गया है बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि उसका बहुत हाई एविडेंस चाहिए होता है उसके लिए। यूएन का कमीशन जो है वो कोई पेनल्टीज़ भी नहीं लगा सकता, सिर्फ फाइंडिंग जो है वो डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की तरह काम करती है बिफोर इंटरनेशनल कोर्ट्स। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जेनोसाइडल इंटेंट को प्रूव करना ही बहुत हार्ड है। एक कंसर्न ये भी है कि जुडिशियल बुलिंग भी होती है, क्योंकि पावरफुल स्टेट्स जो हैं वो ऑब्स्ट्रक्ट कर देती हैं एविडेंस के कलेक्शन को भी। ओके, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ईयूज़ कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म। ये टॉपिक आपके इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रिपेयर कर रही है कि 90% जो कंप्लायंस कॉस्ट है जो एमएसएमईज़ को लग रही है इंडिया में यूरोपियन यूनियन में एक्सपोर्ट करने के लिए, वो उसको बेयर करेंगी। ठीक है, तो सीबीएम है क्या? एक कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म है जो यूरोपियन यूनियन ने कार्बन लीकेज को प्रिवेंट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया है। कहा जाता है कि ये कार्बन लीकेज को प्रिवेंट कर रहा है, लेकिन असल में ये अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रिवेंट करने के लिए कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है वहाँ की गवर्नमेंट्स द्वारा। अब सीबीएम के अंदर क्या होता है कि इंपोर्टर्स जो होते हैं ईयू के अंदर, उन्हें सीबीएम सर्टिफिकेट्स खरीदने पड़ते हैं अगर वो एम्बेडेड कार्बन एमिशंस जो है वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं। मतलब समझ लो जैसे कि स्टील, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम, सीमेंट, ऐसे प्रोडक्ट्स अगर वो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं, तो ये अज्यूम करती है यूरोप की गवर्नमेंट कि इसके अंदर कार्बन एमिशंस हुए होंगे इसको प्रोड्यूस करने में,
तो आप उससे अगर इंपोर्ट कर रहे हो तो आप कार्बन सर्टिफिकेट्स परचेज करो। तो इससे नुकसान क्या होता है कि जहाँ से वो इंपोर्ट कर रहे हैं वो उनको महंगा पड़ता है रादर दैन डोमेस्टिक परचेज, ठीक है। तो यही पूरी जो है गेम है कि वो अपने डोमेस्टिक जो है प्रोडक्ट्स को सस्ता रखना चाहते हैं और जो इंपोर्ट किया जा रहा है उसे वो महंगा करना चाहते हैं ताकि जो लोकल बायर्स हैं वो इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स ना लें, ठीक है। अब CBM कैसे काम करता है, एक्सपोर्टर्स जो कि प्रोडक्ट्स बेचते हैं EU में, उन्हें एम्बेडेड एम्बिशंस रिपोर्ट करने पड़ते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों। अब EU इंपोर्टर्स को CBM सर्टिफिकेट्स परचेज करने पड़ते हैं इन वेरीफाइड एमिशंस के बेसिस पर, ठीक है। अब अगर एक्सपोर्टर्स जो हैं वो फेल कर जाते हैं एक्चुअल एमिशन डेटा बताने पर, तो यूरोपियन कमीशन एक डिफ़ॉल्ट एमिशन वैल्यू लगा देता है, जैसे 10%, 20%, फिर 30% हो जाएगी। हायर डिफ़ॉल्ट वैल्यू से क्या होगा कि कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ने लगेगी, है ना। एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लार्जेस्ट बर्डन जो इसका आ रहा है MSMEs के ऊपर, वो टैक्सेशन से भी ज़्यादा आ रहा है कंप्लायंस का। कैसे एस्टैब्लिश किया जाए सिस्टम्स को कि कार्बन अकाउंटिंग हम करें, ठीक है। हर MSME को ऐसे सिस्टम्स लगाने के लिए 15 से 20 लाख रुपए लगाने पड़ेंगे और बहुत से एक्सपेंसेस फिक्स्ड कॉस्ट बन जाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट काम कर रही है कि लगभग 90% जो उनके CBM कंप्लायंस की कॉस्ट है एलिजिबल MSMEs को, वो रीइम्बर्स हो जाए किसी तरह से, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एस्पायर स्कीम। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। इंडिया के एस्पायर स्कीम जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है रूरल लाइवलीहुड्स को सपोर्ट करके एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स को। तो एस्पायर स्कीम 2015 में लॉन्च हुई थी एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रमोट करने के लिए। ये फाइनेंशियल, टेक्निकल और मेंटरिंग सपोर्ट देती है एंटरप्रेन्योर्स को और इसका फोकस है एस्टैब्लिश करना लाइवलीहुड बिजनेस इंक्यूबेटर्स, डेवलपमेंट करना एग्रो बेस्ड या रूरल एंटरप्राइजेस को। इसमें सीड कैपिटल और रिस्क फंडिंग सपोर्ट दिया जाता है अर्ली स्टेज इनोवेटर्स को और स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं नेशनल वॉर मेमोरियल। टॉपिक गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 6 मिलिट्री पर्सोनल जिन्होंने जो है लाइन ऑफ ड्यूटी पर जो है वो जिनकी डेथ हो गई थी ड्यूरिंग ऑपरेशन सिंदूर, उनकी जो है नाम जो है वो इंस्क्राइब किए गए हैं नेशनल वॉर मेमोरियल में एज फॉलन हीरोज़। तो ये नेशनल वॉर मेमोरियल एक नेशनल मॉन्यूमेंट है जो ऑनर देने के लिए बनाया गया है ब्रेव सोल्जर्स को। लोकेटेड है दिल्ली में, है ना। तो ये कमेमोरेट करता है सेक्रीफाइसेस जो इंडियन सोल्जर्स ने सिंस इंडिपेंडेंस दिए हैं। इसका जो मेन स्ट्रक्चर है वो 4 चक्रों के हिसाब से बना है। हर चक्र जो है वो डिफरेंट वैल्यूज ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस दिखा रहा है, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कॉर्पोरेट मित्र स्कीम। ये टॉपिक इकोनॉमी और गवर्नेंस दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट मित्र स्कीम जो है वो कमेंस होगी 2000 पार्टिसिपेंट्स के साथ, ठीक है। इसको लास्ट यूनियन बजट में अनाउंस किया गया था ताकि एम्पावर हो सके इंडिया के MSMEs ट्रेंड और सर्टिफाइड पैरा प्रोफेशनल्स के साथ, जिन्हें कॉर्पोरेट मित्रस कहा जाएगा। ये MSMEs को सर्व करेंगे। अफोर्डेबल और एक्सेसिबल सपोर्ट देंगे एरियाज जैसे कि रेगुलेटरी कंप्लायंस, GST, अकाउंटिंग, फाइनेंशियल गाइडेंस, कॉस्ट अकाउंटिंग, सेक्रेटरियल सर्विसेज। अब फिर ताकि जो इन सब चीज़ों से हटकर MSMEs जो है वो इनोवेशन और ग्रोथ पर फोकस कर सकें। जो यूथ होंगे ये कॉर्पोरेट मित्र, इनको 6 महीने के एकेडमिक कोर्स, 6 महीने की ऑन द जॉब ट्रेनिंग मिलेगी ताकि वो रियल बिजनेस एनवायरनमेंट्स और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, रियल बिजनेस एनवायरनमेंट्स को देख सकें और उनको फिर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी मिल सकें, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ई सुश्रुत क्लिनिक। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्मॉल आउट पेशेंट क्लिनिक्स को हेल्प करने के लिए यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो ई सुश्रुत क्लिनिक लेकर आ रही है। एक लाइट वेट क्लाउड बेस्ड हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम है आउट पेशेंट क्लिनिक्स के लिए, स्मॉल और मीडियम हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स के लिए डिज़ाइन किया जा रहा है। तो इसको अलाइड हेल्थ केयर वर्कर्स या स्टाफ भी इसको यूज़ कर सकते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क के लिए। और ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप होगा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को जो है वो एक्सपैंड करने का। कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर इस पर ऑन बोर्ड हो सकता है और अगर कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर रजिस्टर्ड नहीं भी है तो वो इसी पर आकर रजिस्टर भी कर सकता है। सिस्टम जो है वो ऑनलाइन और ऑफलाइन फंक्शनलिटीज़ दोनों को सपोर्ट करेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप। टॉपिक साइंस एंड टेक के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप ने जो है वन ऑफ द मोस्ट डिटेल्ड व्यूज़ दिए हैं मिल्की वे गैलेक्सी के क्राउडेड हार्ट की। तो ये यूक्लिड स्पेस टेलीस्कोप 1.2 मीटर का टेलीस्कोप है। 2023 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया था ताकि मैप हो सके लार्ज स्पेशल स्ट्रक्चर्स जैसे कि गैलेक्सीज। और इसको डिज़ाइन किया गया है कि एक्सप्लोर हो सके कॉम्पोजिशन और एवोल्यूशन ऑफ डार्क यूनिवर्स। ये एक्सप्लोर करता है कैसे यूनिवर्स एक्सपैंड हुआ और कैसे स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ ओवर कॉस्मिक हिस्ट्री, ओके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ICGS अक्षय। ये टॉपिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन कोस्ट गार्ड शिप अक्षय जो है वो कमीशन हुआ है भारतीय तट रक्षक फ्लीट पे गोवा में। एक न्यू जनरेशन फास्ट पेट्रोल वेसल है ये। 4th वेसल है अदम्या क्लास सीरीज़ ऑफ 8 फास्ट पेट्रोल वेसल्स। इसको गोवा शिपयार्ड ने कंस्ट्रक्ट किया है और इसमें 65% इंडिजिनस कंटेंट है।
नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लेमिंगो मिसाइल। ये टॉपिक आपके सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूक्रेन ने डोमेस्टिकली डेवलप्ड FP5 फ्लेमिंगो लॉन्ग रेंज मिसाइल से रशिया के डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को टारगेट किया है वॉल्गोग्राड रीजन में। तो ये मिसाइल जो है लॉन्ग रेंज ग्राउंड लॉन्च्ड क्रूज मिसाइल है, यूक्रेन ने बनाया है इसे। 2025 में सर्विस में एंटर हुआ। 6 मीटर विंग स्पैन है इसका। 1150 kg तक का ये पेलोड लेके जा सकता है। लो ऑल्टीट्यूड फ्लाइट रख सकता है ताकि डिटेक्ट ना हो ये। और इसकी मैक्सिमम स्पीड जो है वो 950 किलोमीटर पर आवर तक है। क्रूजिंग स्पीड इसकी 650 to 700 किलोमीटर पर आवर तक जाती है। ओके, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is India-Seychelles relations. This topic is important for international relations. So PM Modi is on a 3-day visit to Seychelles to attend the country's 50th Independence Day celebrations on 29th of June as guest of honor. So India's connection with Seychelles is even older than the country itself. In 1775, Indians landed there as plantation workers, and they are being recorded as one of the first inhabitants of this island. Persons of Indian origin make up about 5% of the population of Seychelles. So PIO population with Seychelles citizenship is estimated at around 6,000, which is a significant portion of a nation which has 1,20,000 people. So most of them belong to Gujarati and Tamil communities. A steady flow of Indians began in 20th century. A key historical link was administrative as well, because Seychelles was administered from the Bombay Presidency by the British. Diplomatic ties were established in 1976 when Seychelles gained independence. Cultural contact has been largely community driven, sustained by the diaspora. India is one of the most trusted development partners for Seychelles. More than 1% of population has received professional training in India. New Delhi has extended lines of credit and grants for infrastructure, healthcare, education, and public transport there. And we have also announced a special economic package of $175 million last year for them. India remains the premier medical tourism destination for Seychelles. Okay, so Seychelles is also a cornerstone for India's global South strategy and a critical maritime partner in Western Indian Ocean. So the next topic is UNHRC report on Gaza. This topic is important for your international relations. So recently a UNHRC Commission of Inquiry has concluded that Israel deliberately targeted Palestinian children in Gaza, and this is showing as a pattern of acts which establish genocidal intent to destroy a Palestinian group. So this report is coming after the UN Independent International Commission of Inquiry on Palestinian territory was established, and it was established in May 2021 through a UNHRC resolution as an independent body. It is currently chaired by Justice S. Muralidhar of India, and this is not such a this is not first such finding. In fact, several other commissions have also reached similar conclusions on genocidal intent. What the report has found. So the report has made argument that children were not incidental victims, but they were directly targeted. Commission described children as central to the survival and continuity of Palestinian group. So medical practitioners interviewed by the commission reported that a consistent pattern of children with single gunshot wounds from quadcopters or snipers were reported. In October 2025, when ceasefire was done between Israel and Hamas, it did not stop the killing. Report also documented torture of children during arrests and detention, including sexual violence. This report is alleging that Israeli forces targeted schools and orphanages as well. So UN Genocide Convention defines genocide as acts committed with intent to destroy in whole or in part a national, ethnical, racial or religious group. So the 5 listed acts are killing members of the group, causing serious bodily or mental harm, forcibly transferring children of the group to another group, and so on. But the crucial point is that proving genocide requires establishing intent, which is very difficult to establish because it has very high evidentiary standard. UN Commission cannot impose penalties, but findings can serve as documentary evidence before international courts. However, experts have cautioned that proving genocidal intent is hard because Palestinians do not fit squarely into any identity definitions. There is also a concern that judicial bullying may happen by powerful states, which may obstruct evidence collection. Okay. So the next topic is EU's carbon border adjustment mechanism. This topic is important for environment section and also economy section. So government of India is preparing a scheme to bear 90% of the compliance cost incurred by MSMEs exporting to the European Union under the carbon border adjustment mechanism. So carbon border adjustment mechanism is a carbon pricing mechanism introduced by European Union to prevent carbon leakage. Under CBAM, importers of certain goods into the EU must purchase
CBM certificates corresponding to the embedded carbon emissions generated during the production of those goods. The transitional phase of CBM began in 2023, but financial obligations came into effect from 1st January 2026. And this applies to carbon intensive products like iron and steel, aluminium, cement, fertilizers, electricity, hydrogen. And this scope is going to expand gradually, of course. So exporters who are selling covered products to the EU, they must report the embedded emissions generated during production, which may include direct emissions as well as indirect emissions. EU importers, they are required to purchase CBM certificates, and if exporters fail to provide any actual emission data, then EU will apply default emission values, which is currently to 10%. Later on, it will be 20% to even 30%. These higher default values significantly increase compliance costs, and experts are saying that largest burden is not coming from taxation but from the compliance itself for MSMEs. Okay, so each MSME may incur compliance costs of 15 to 20 lakh rupees only to meet CBM reporting requirements, and many of these expenses are going to be fixed costs. So therefore, central government is trying to work on a scheme to reimburse 90% of the compliance cost for eligible MSMEs. Okay. So the next topic is Aspire scheme. This topic is important for governance and economy section. So India's Aspire scheme is helping transform rural livelihoods by supporting aspiring entrepreneurs. So this scheme was launched in 2015 to promote entrepreneurship and employment generation. It provides financial, technical, and mentoring support to entrepreneurs. It is also it focuses on establishing livelihood business incubators. It encourages the development of agro-based and rural enterprises with high employment potential. It offers seed capital and risk funding support. Okay. Risk funding support to early stage innovators and startups. So the next topic is National War Memorial. This topic is important for governance and security section. So the names of 6 military personnel from the Indian Army and 1 from Indian Air Force who died in the line of duty during Operation Sindoor have been recently inscribed on National War Memorial. So this National War Memorial was established in 2019. It's a national monument built for giving honor to our brave soldiers. It is located in New Delhi. It is a commemoration of sacrifices made by Indian soldiers since independence. The main structure has been built in the form of 4 chakras, each signifying different values of the armed forces. Okay. So the next topic is Corporate Mitra scheme. This topic is important for your governance and economy section. So Corporate Mitra scheme will commence with 2,000 participants. This scheme was launched in the last year's budget to empower India's MSMEs through trained and certified paraprofessionals called corporate mitras, which will serve these MSMEs. So they will provide affordable and accessible support in areas like regulatory compliance, GST, accounting, financial guidance, cost accounting, secretarial services, so that MSMEs can focus on more important issues like innovation and growth. So through this scheme, the youth will undergo training, and this will provide them exposure to real business environments and also give them employment opportunities as well. So the next topic is e-Sushrut Clinic. This topic is important for governance section. So aim to help small outpatient clinics. Union Health Ministry is going to launch the e-Sushrut Clinic, which will provide a lightweight cloud-based hospital management information system for outpatient clinics. It is designed specifically for small and medium healthcare providers. It can also be used by allied healthcare workers and staff for administrative tasks. It is an important step in expanding the Ayushman Bharat digital mission. So any healthcare provider can onboard it. If the healthcare provider is not registered, then they would be able to register on e-Sushrut Clinic itself. So it also supports both online and offline functionalities for seamless clinic operations. So the next topic is Euclid Space Telescope. This topic is important for Science and Tech section. So Euclid Space Telescope has delivered one of the most detailed views ever captured of Milky Way galaxy's crowded heart. So it's a 1.2 meter space telescope launched in 2023 by European Space Agency. It is designed to map large spatial structures like galaxies. It is designed to explore the composition and evolution of dark universe. It also explores how the universe has expanded and how the structure has formed over cosmic history. So the next topic is ICGS Akshay. This topic is important for your security section. So ICGS Akshay, which is a new generation fast patrol vessel, was commissioned into the Bharatiya Tat Rakshak fleet at Goa. It's a new generation fast patrol vessel. It is the 4th vessel in the Adamya class series of 8 fast patrol vessels. It was constructed by Goa Shipyard, and it carries over 65% of indigenous content. So the next topic is FP5 Flamingo missile. This topic is important for your security section. So Ukraine has recently claimed that its domestically developed FP5 Flamingo long-range missile has struck a Russian defense manufacturing facility in the Volgograd region.
So this Flamingo missile is a long-range ground-launched cruise missile developed by Ukrainian defense company Firepoint, and it entered into service in 2025. Has a reported 6-meter wingspan. It has a payload of up to 1150 kilograms to strike ground targets. It is designed for low altitude flight to avoid detection, and it reaches a maximum speed of up to 950 kilometers per hour with a cruising speed of 650 to 700 kilometers per hour. Okay. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.